हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, अभी हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें आप मेनली सीख रहे हो कि यार अगर आपको लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दे दिया जाए तो आप कॉमन सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हो, राइट। जिसमें हमने 3 मेथड्स जो हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस हो चुके हैं। नंबर 1 ग्राफ मेथड, ग्राफिकली कैसे हम उस पेयर को देखते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, राइट। ग्राफ मेथड मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ा दिया। देन एलिमिनेशन मेथड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीनों मेथड्स मैं डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड्स अच्छे से क्लियर होंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर रहे होंगे, राइट। तो मेरे बच्चे, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 101% एक क्वेश्चन आता है। द टॉपिक इज कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी अगर आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया है तो आपको जस्ट उसको देख के कंफर्म करना है ये सिस्टम कैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, या ये सिस्टम क्या है, कंसिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है कंसिस्ट। तो उसी भी हम डिस्कशन करेंगे। और आज मैंने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसी टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के 13 क्वेश्चंस आपने समझने के बाद या मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे नोट कर लेने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने सिलेक्ट किया आपके लिए, राइट। तो पहले इन कंडीशंस को हम समझ लेते हैं कि वो कंडीशंस क्या है जिससे हम ये देख पाते हैं कि जो आपका पेयर है वो कंसिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ऑलरेडी ये तीनों कंडीशंस मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं जब मैंने आपको ग्राफ मेथड समझाया था, लेकिन फिर से मैं ये कंडीशंस आपको बता रहा हूं क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है। तो कंडीशंस का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर मैंने एक कंडीशंस लिख रखी है। नंबर वन मैंने लिखा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप सोच रहे हैं सर ये a1/a2, सर ये a1 क्या है, सर ये a2 b1 b2 क्या है। तो बच्चे, ग्राफ मेथड से पहले मैंने आपको वो सब बता रखा है, अब मैं फिर से बता रहा हूं। मेरे बच्चे, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहां पर पेयर लिखना होता है, यानी 2 इक्वेशंस लिखनी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट जो है ना a1 b1 c1, इनको 1 1 रख लो और जो दूसरी लिखना है तो इसको a2 लिख लो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह का कोई पेयर आपको गिवन रहता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना, a1 कौन है, x का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन, b1 y का कोफिशिएंट इन फर्स्ट इक्वेशन, c1 उसकी कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 b2 एंड c2 भी आपको पता चल रहा है, राइट। तो भाई ये 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फाइंड करना। जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पता ही नहीं चल रहा a2 क्या ले, b1 किसे ले, है ना, कुछ ऐसी इक्वेशंस दे रखी होती हैं। तो आज के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, ये आपका पेयर आ गया। इस पेयर को देख के ही आपको कंफर्म करना है कैसे सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो यही वो कंडीशंस हैं, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले देखो, फर्स्ट कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये जो x के कोफिशिएंट है इनका रेशो और जो y के कोफिशिएंट है इनका रेशो, अगर ये इक्वल नहीं आता है रेशो, तो हम यहां पर क्या बता रहे हैं फिर आपको, द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सर ये कंसिस्टेंट का क्या मतलब है बच्चे? कंसिस्टेंट का मतलब है कि उन दोनों इक्वेशंस को आप एक साथ रख सकते हो, वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको जरूर देंगी, यूनिक सोल्यूशन देंगी या इनफिनिट मैनी सोल्यूशन देंगी। जब आपको सोल्यूशन मिल रहा है उस टाइम पे सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। उन दोनों इक्वेशंस को एक साथ आप लिख सकते हो, रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन। बता दो दिया, सिस्टम कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन सोल्यूशंस कितने आएंगे, कैसे आएंगे, तो यहां पर बता रहे हैं यूनिक सोल्यूशन आएगा। तो आपको बस ये कंडीशन को याद रखना है। तो इसमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं होती अगर यहां पर पहले ये नॉट इक्वल आ रहे हैं, c1 c2 की जरूरत नहीं है। 2 रेशो नॉट इक्वल, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड द सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकली हम इसको कैसे देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकली भी आपको समझना है कि इस कंडीशंस पर आपकी जो लाइंस हैं, वो ग्राफ मेथड में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है, फिर से बता रहा हूं कि आपकी जो लाइंस हैं,
क्योंकि ये दोनों लाइन्स ही होते हैं ना, लीनियर इक्वेशन जो आपको ये दे रखी होती है ये लाइन्स होती है, इनका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब आप इनका ग्राफ बनाएंगे और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो लाइन्स कैसी आएंगी, वो लाइन ऐसे आएंगी, देखो लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो समझो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी सिर्फ एक ही पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही उसका सोल्यूशन होता है। वो जो पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वही उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। कॉमन पॉइंट दोनों लाइन के साथ वो आता है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं जिसे आप मेरे को बताओ क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। देखो हियर आई एम राइटिंग 2x minus 3y is equal to 4 and here I am writing 5x plus 7y is equal to 5। अब ये जो पेयर मैंने दे दिया तो मेरे को बोल दिया गया सॉल्व करो। बच्चे इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको यही पेयर इस टाइप का दिया होगा और आपको बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करने वाले हो पहले यार चेक कर लो कंडीशंस अप्लाई करके हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है और सॉल्यूशंस कैसे आने वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ देखो x के कोफिशिएंट 2/5, रेशो क्या बना रहे हैं 2/5, यानी जो a1/a2 है वो इसका क्या आ रहा है, a1/a2 इसका कितना आ रहा है 2/5। इसी तरह से y के जो कोफिशिएंट है उसका भी रेशो मैं निकालता हूं b1/b2 होता है। तो जैसे हमने फाइंड किया आ गया -3/7। यहीं से आपको कंफर्म हो गया है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों सेम ही नहीं आ रहे। तो C1 C2 निकालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो चुकी है। इसका मतलब ये वाला जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन देगा। और कौन सा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। दैट्स ऑल, ठीक है। कंडीशन को याद रखना है, लाइंस के बारे में याद रखना है कि अगर इन दोनों का मैं ग्राफ बनाऊंगा, लाइंस बनाऊंगा, वो दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता है। डन। सेम नाउ द कंडीशन नंबर 2, यहां पर फर्स्ट टू इक्वल आ जाएंगे, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ जाएंगे। फिर आपको थर्ड वाला भी निकालना पड़ता है c1/c2, कांस्टेंट टर्म का रेशो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो जब आप कांस्टेंट टर्म का रेशो निकाल रहे हैं और वो भी इनके इक्वल आ जाए, फिर कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट ही होता है, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट ही होता है और हमें कौन से सॉल्यूशंस मिल रहे होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बेसिकली इस केस में क्या होता है, वो दोनों जो लाइंस हैं वो बेसिकली एक ही लाइन होती है, दो लाइनें नहीं होती, वो एक ही लाइन होती है। देखने में आपको फिजिकली लग रही होती है वो अलग अलग है, वो एक ही होती है। अब एग्जांपल से भी मैं आपको समझाता हूं। तो हमारे पास यहां पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे इस कंडीशंस पर। और लाइंस के बारे में जैसे आपको मैंने बता ही दिया, वो एक ही लाइन होती है। तो एक लाइन आप बनाओगे दूसरी भी उसी के ऊपर आ जाती है, ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं। लाइंस इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स, यानी एक लाइन है दूसरी भी उसके ऊपर बना देंगे तो फिर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। दे आर ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसाइड्स कर रही हैं विद ईच अदर। दैट्स ऑल। तो ये तीनों जब इक्वल आ जाए, अब इसकी एग्जांपल देखो मेरे बच्चे। हाय, आई एम राइटिंग हेयर 2x minus 3y is equal to 4। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब मैं यहां पे सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आप भी एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो कि सर इनफाइनाइट की एग्जाम्पल कैसे बनानी होती है। जैसे आपने कोई भी इक्वेशन फर्स्ट वाली लिख दो रैंडमली, कुछ भी इसमें कोफिशिएंट ले लो, नो टेंशन। जो दूसरी आपको लिखनी है ना उसमें क्या करना, आपको इस इक्वेशन को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी इक्वेशन को। ये क्या हो जाएगी 4, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पे हो जाएगा 8। आपको ये पेयर दे दिया गया। अब हमें तो पता है ना, हमने इसको 2 से इनटू किया। एग्जाम में आपको आएगा तो आपको क्या पता 2 से इनटू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपने वही चेक करना होता है कि यहां पर प्रॉपर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है या नहीं। अगर ऐसा चेक नहीं करना तो आपको बस ये रेशो निकालना है। अब देखो यहां पर 2/4 a1/a2 कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। इसका रेशो निकालेंगे, ये कितना आ रहा है 1/2। अगर मैं b1/b2 निकालूंगा तो आएगा -3/-6, -3/-6, माइनस कैंसिल, 3 और 6 भी आपस में कैंसिल होंगे। तो ये वाला रेशो पे कितना आ रहा है 1/2। और फिर c1/c2 4/8, कैंसिल करो 4/8, ये भी 1/2 आ रहा है। तो क्या देखा आपने, सर ये तो तीनों सेम आ गए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब ये वाला सिस्टम भी कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन हमें देगा। लेकिन सोल्यूशन कैसे देगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमारे आने वाले हैं। और लाइंस के बारे में बात करें कि सर इस लाइन का जो भी ग्राफ आप बनाओगे, जो लाइन बनाओगे, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चल रही होगी।
बेसिकली ये एक ही इक्वेशन है एक ही इक्वेशन है, इसको हमने 2 से इनटू कर दिया है। डन। चलिए ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। नाउ द लास्ट कंडीशन, फर्स्ट टू आपके इक्वल आ रखे हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन जो थर्ड वाला है c1/c2 ये इस रेशो के इक्वल नहीं आता है। उस टाइम पे हमारा जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों इक्वेशंस का जो आपने पेयर बनाया है उसको फायदा ही नहीं बनाने का, आपको वो कोई सोल्यूशन नहीं देगा। वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्व नहीं हो पाएगा वो। अगर करोगे कोशिश सॉल्व करने की तो आपको सोल्यूशन कैसा मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा। सिस्टम क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट, और सोल्यूशन क्या हो गए? नो सोल्यूशंस। अगर लाइंस के बारे में बात करें कि इस कंडीशंस पर लाइंस के बारे में क्या होगा, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, नो पॉइंट इन कॉमन। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आ जाएंगी। ग्राफ मेथड में आप ये देख चुके हो। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल सेट करते हैं। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर 3x - 2y = 5। बाकी ये कांस्टेंट होते हैं ना, जैसे 5 लिखा है यहाँ, 4 8 लिखा है यहाँ, 4 5 लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट जहां तो आप दोनों लेफ्ट साइड रखो या दोनों राइट साइड रखो, एक ही साइड रखने होते हैं। ये ध्यान रखना, जिग जैग नहीं करना कि एक लेफ्ट कर दिया एक राइट कर दिया। ये दोनों एक ही साइड रखे। यहां मैंने राइट साइड और यहां भी राइट साइड लेने वाला हूं, तो जहां फिर आप दोनों को लेफ्ट साइड ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इधर उधर नहीं होने चाहिए। ये बच्चे मैंने इक्वेशन लिख दी, यहां पर मैंने दूसरी लिख दी 6x 4y = 7। अब जब आप इस पेयर को सॉल्व करने लगे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप इसको सॉल्व करने वाले हो, तो सॉल्व करने से पहले आपकी ड्यूटी बनती है ये चेक कर लो यार क्या मैं इसको सॉल्व भी कर पाऊंगा। तो कुछ नहीं करना, कंडीशंस आपको चेक करनी है। तो a1/a2 इसका पहले का निकालूंगा, a1/a2 कितना आएगा? 3/6 यानी 1/2। फिर निकालूंगा b1/b2, फिर मैंने देखा -2/-4, माइनस कैंसिल 2 4 कैंसिल 1/2, दोनों इक्वल आ गए। यूनिक सोल्यूशन तो ये है नहीं है, इनफाइनाइट या नो होगा। अब हम तीसरी कंडीशन निकालेंगे c1/c2, तो हमने देखा 5/7। भाई फर्स्ट 2 तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा वाला इसके इक्वल नहीं आ रहा, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये वाला सिस्टम कंसिस्टेंट ही नहीं है, इट इज इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे तो लाइंस कैसे आएंगी? पैरेलल लाइंस आएंगी। एक लाइन ऐसी चल रही होगी, दूसरी उसके पैरेलल में चल रही होगी। इनके बीच में आपस में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगी। देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हैं 3 कंडीशंस जिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत प्यारे, इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको वहाँ पर कंडीशंस कुछ बता दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि यार ये k का वैल्यू निकालो, इनफाइनाइट है, k का वैल्यू निकालो, सर जी ये नो सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है तो इसका वैल्यू निकालो। तो इस टाइप के मैंने 13 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको मेरे साथ अभी करने हैं, राइट। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ईजी और बेसिक सा मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने कंडीशन रखी है यूनिक सोल्यूशन। एक्चुअली मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है, एक इनफाइनाइट का हो गया, एक नो सोल्यूशन का हो गया। ये तीनों मैंने बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि आपको पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है कैसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। सिर्फ एक मेथड को अंडरस्टैंड करना है कि आप के अननोन क्वांटिटी को कैसे फाइंड कर रहे हो, अगर हमें कोई कंडीशन गिवन है कि इस कंडीशन पर इसको फाइंड करो। तो पहला क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि के की वैल्यू फाइंड करो, यूनिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही है। तो मेरे बच्चे यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन अभी आपको बताई, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये मैं डिटेल में आपको करवाने वाला हूँ। तो इधर थोड़ा सा मैं शॉर्टकट ले लूँगा, लेकिन आपने एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इनको कंपेयर कर लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। a1/a2 b1/b2 c1 a2 b2 प्लस c2, ठीक है। इनको आपने ऐसे कंपेयर कर लेना है। ये लिखा करो एग्जाम में कि ये जो इक्वेशंस हैं वो इनके साथ कंपेयर की जा रही हैं। बाकी a1 b1 c1 a2 b2 c2 अलग अलग ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन जरूर लिख लेनी, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कंडीशन देखनी है। सर कंडीशन कौन सी? यूनिक सोल्यूशन की। आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है फॉर यूनिक सोल्यूशन, कि अगर मेरे को यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो भाई a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू b1/b2। जो भी कंडीशन हो वो कंडीशन आपको यहाँ पे डाल देनी है, और a1 b1 a2 b2 जो भी है हमारे पास वो यहाँ से देखकर इधर वैल्यूज डालनी है, और एक बेसिक 6th-7th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो मेरे बच्चे a1 कौन है यहाँ पर? देखो a1 यहाँ पे 2 है, ठीक है। आई होप ये आपको पता है।
यहाँ पर आपके पास k आ गया। नॉट इक्वल टू b1 कौन है, जो y का कोफिशिएंट होता है, इट इज़ 3। b2 कौन है सर, यहाँ पर आ गया -6। ठीक है, a1 a2 b1 b2 की जो वैल्यू थी डाल दी, c1 c2 को लेना ही नहीं, क्यों, यूनिक सोल्यूशन वाला आप केस कर रहे हो। तो मेरे बच्चे यहाँ पर नॉट इक्वल है, तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करनी है, इक्वल हो, नॉट इक्वल हो, लेस ग्रेटर हो, कैलकुलेशन आपकी सेम ही चलती है जैसे आप बचपन से करते हैं 6 7 थे। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k इंटू 3 इट इज़ 3k, नॉट इक्वल इट इज़ -12। यहाँ इक्वल नहीं रखना, यहाँ नॉट इक्वल ही चलेगा आपका। यहाँ आपका जो 3 है वो -12 के डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास मिल रहा है k नॉट इक्वल टू -4। ये जो आया बस यही आंसर है। अब इसका थोड़ा सा लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देनी है। स्टेटमेंट यही लिखनी है कि k -4 नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसका यूनिक सोल्यूशन चाहिए ना, तो k -4 नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं -4 लेता हूं तो क्या होगा, इस सिस्टम के साथ क्या होगा। इफ़ आई टेक k -4, यानी अगर मैं यहाँ -4 रखता हूँ, हम रेशो बनाएंगे यहाँ, ये जस्ट आपको समझाने के लिए रफ वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे -4 लेता हूँ तो मेरा जो पहला रेशो है वो आएगा 2/-4, दूसरा वाला मेरा 3/-6, और फिर मेरा ये वाला है -5/8। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो कैंसिल किया सर -1/2, इसको भी कैंसिल करता हूँ -1/2, ये 5/8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर मैं k -4 ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है, फर्स्ट 2 इक्वल, थर्ड वाला इक्वल नहीं, ये तो नो सोल्यूशन की कंडीशन आ गई। तो हम केस कौन सा कर रहे हैं, यूनिक वाला। इसलिए जो कंडीशन आपने ली, जहाँ से जो वैल्यू निकली वो है k नॉट इक्वल टू -4, यानी आपको -4 नहीं लेना है। अगर आप ले रहे हैं तो सामने दिख रहा है कि नो सोल्यूशन आ रहा है, तो -4 नहीं लेना है। बस यही स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिख लेनी होती है। ठीक है, तो लास्ट में आपको लिखना है फॉर यूनिक सोल्यूशन k शुड नॉट इक्वल टू -4। बस इतना सा स्टेटमेंट लिख दो, ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। बड़ा बेसिक सा सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ द नेक्स्ट इज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी है, एग्जाम में आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब सीधा हम इनफिनाइट की जो कंडीशंस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्या होता है बेटा इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, ले लो इक्वल, वहाँ से अपने आप k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 5, a2 10, b1 2, b2 4, यहाँ पर k और यहाँ पे 3, दोनों एक साइड रखने हैं। ये दोनों कांस्टेंट, या तो आप राइट साइड ले जाओ या फिर लेफ्ट साइड ले जाओ, एक साइड रखने हैं, तो दोनों एक साइड है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ये फर्स्ट 2 देखो अपने आप इक्वल आ गए, इनको इक्वल ही आना था, k तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इनको बराबर ही आना था। इन्फिनाइट का केस कर रहे हैं, इनके अंदर k तो है ही नहीं। अब यहाँ से तीनों इक्वल है ना, तो कोई भी 2 आप इक्वल ले लो। अब इसको और इसको लेने का तो फायदा नहीं, यहाँ पे k ही नहीं है, तो आप फर्स्ट और लास्ट ले लो या सेकंड और लास्ट ले लो, रेशो 2 बराबर ले लो। तो मैं ले लिया 1/2 k/3, कैलकुलेशन की, ये k क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3/2। तो k का वैल्यू कितने निकला, 3/2। दैट्स ऑल, भाई यही छोड़ देना है और लास्ट में लिख देना है फॉर इनफिनाइट, कि अगर मेरे को इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन चाहिए, अगर मेरे को इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन चाहिए तो भाई k जो है वो 3/2 होना चाहिए। आपने ये चेक भी कर लेना है कि मेरा आंसर सही भी आ रहा है या मैं कहीं गलत कर रहा हूँ। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं लगती, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक बन जाते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन बन जाती है, उनको सॉल्व करना पड़ता है, k की 2-2 3-3 वैल्यूज आती हैं। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, ये जो k का वैल्यू आया ना, k का वैल्यू ये आपने यहाँ पुट करना होता है। ये कंडीशन ले रखी होती है ना जो आपने, यहाँ k को पुट करना होता है, रफ में कर लो चेक करने के लिए आंसर सही है या नहीं। तो जो k का वैल्यू आपका निकला यहाँ पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ये तीनों बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आप इनफिनाइट का केस कर रहे हो। तो देखो यहाँ मैं 3/2 लेता हूँ, अगर मैं k लेता हूँ 3/2, 3 कट जाएगा, ये 1/2 आएगा, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो 3/2 से भी 1/2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये चेक कर लिया करो, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स लगते हैं चेक करने में, तो कर लिया करो, पता चल जाएगा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हो गया सेकंड बेसिक क्वेश्चन। और द थर्ड, फाइंड k फॉर नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की क्या कंडीशन है बताओ, a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो आपको लिखना है फॉर नो सोल्यूशन, ये कंडीशन अब डालो वैल्यूज यहाँ पर। तो मेरे बच्चे A1/A2 ये आ गया आपका 3/K इज इक्वल टू B1/B2 -4/3 इज नॉट इक्वल टू 7/-5। यहाँ पे नोटिस करें इन दोनों के पास K नहीं है, इन दोनों के पास K नहीं है, तो ये ऑलरेडी सामने दिख रहा है ये नॉट इक्वल है, तो इनका नॉट इक्वल आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर K नहीं है तो देख लेना है फ्रैक्शंस नॉट इक्वली आनी चाहिए, क्योंकि आप कौन सी कंडीशन पे चल रहे हो, नो सोल्यूशन पे चल रहे हो, तो ये दोनों तो अनइक्वल आने ही चाहिए जो कि आ रहे हैं। हमारा काम अब इसको और इसको लेके चल रहा है, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब इन दोनों को जब मैं ले रहा हूँ 3/K इज इक्वल टू -4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया -4K 3 3 ज़ा 9 K इज इक्वल टू -9/4। कह रहा भाई K -9/4 होना चाहिए। आप इसमें एक आंसर उसको और भी दे सकते हो, यानी दोनों देने आपको, एक तो ये बताना आपको K -9/4 होना चाहिए, दूसरा ये फर्स्ट वाले को आप थर्ड के इक्वल भी ले सकते हो। 3/K इज नॉट इक्वल टू 7/-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7K नॉट इक्वल टू -15 K नॉट इक्वल टू -15/7। तो यहां पर आपको इस केस में क्या बताना है कि K -9/4 होना चाहिए अगर इसका नो सोल्यूशन चाहिए, इतना सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपने दूसरी कंडीशन भी लेनी है तो ले सकते हैं, उसमें फिर आपको बता दो कि फॉर नो सोल्यूशन K -15/7 नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन बता सकते हो, बट यहाँ पर ज़्यादातर हम इक्वल वाला ही बताते हैं, क्योंकि वी आर फाइंडिंग एक्चुअली K। तो K क्या है, K ये है जिससे ये नो सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ओके डियर, तो ये थे आपके बेसिक से 3 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट जो हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें रहेगी, बट करने का तरीका सेम ही है। ओके देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन अभी आपको याद हो चुकी है, तो जल्दी से हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको लिखना है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पेयर जरूर लिखना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। मेरे बच्चे यहाँ पर A1 कौन है, x का कोएफिशिएंट K, A2 कौन है 12, यहाँ B1 कौन है, y का कोएफिशिएंट, यहाँ कौन आ गया, ये भी आ गया। C1 कौन है बच्चे, ये पूरी टर्म C1 बनेगी कांस्टेंट, जो बिना x y के टर्म दिखेगी ना वो पूरा C1 और C2 होगा। तो इसमें ये पूरी टर्म आपकी C1 बन रही है, माइनस ऑफ K -3 और यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ K। कंडीशन से हमने ये रिलेशन बना लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चे, K की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट 2 को लेकर चलो और K का वैल्यू निकाल के छोड़ दो, नो, निकालना है, उसके बाद उसको चेक भी करना होता है, जैसे अभी बता रहा था कि बराबर आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मेरे बच्चे यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज निकालनी होती हैं। तो K/12 3/K, पहले इन दोनों रेशो के इक्वल। अब देखो तीनों रेशो एक साथ तो आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो इनके पेयर बनाओ ना, फर्स्ट 2 को ले लो, फिर नेक्स्ट 2 को ले लो, या फिर आप फर्स्ट और लास्ट को ले लो। 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आप तीनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने अभी फर्स्ट 2 को ले लिया, इसके साथ मैं नेक्स्ट 2 को भी ले रहा हूँ। 3/K, इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, K -3/K, ठीक है, ये दोनों आ गए। एक कंडीशन अगर आपको और लेनी है वो भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, ठीक है। 3 ही कंडीशंस बनती हैं, यानी 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं इन तीनों को इक्वेट करने की। फर्स्ट 2 ले लो, नेक्स्ट 2 ले लो और फर्स्ट वाला लास्ट ले लो। तो इतना लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, तीनों कंडीशंस लिया करो, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, वाह बच्चा तो पूरी कैलकुलेशन कर रहा है। दूसरा कि अगर K का वैल्यू कोई और कहीं से निकल रहा है वो मिस नहीं होता, सारी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2 इक्वल लेके आप चल दिए, नो नो नो, वो गलत हो जाएगा, कोई वैल्यू हमारी मिस हो सकती है, साथ में हो सकता है वही वैल्यू मिस हो जाए जो हमें चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आप बना लीजिए, ठीक है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। अब यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, K² आपका 36 आ गया, तो K कितना होगा +-√36। तो K का वैल्यू देखो 2 आ गया, एक 6 आ गया, एक माइनस आ गया, आता है समझ। प्लस माइनस आपको सिखा रखा है मैंने, इवन पावर जब भी उधर आएगी प्लस माइनस आपको लिखना है, क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और -6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो K² है 36, तो व्हाट इज K 6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है।
अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आपका मन कर रहा होगा के कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं करना है, जिसको आप फाइंड कर रहे हो उसको कैंसिल नहीं करना है, ये याद रखिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर आ गया के स्केयर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k, इट इज़ के स्केयर माइनस 3k, ये 3k इधर आ गया इक्वल टू 0, कुल मिलाकर बन गया के स्केयर माइनस 6k इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो यहाँ पर k कॉमन है, k माइनस 6, तो ऐसे क्वाड्रेटिक आपने कर रखे हैं, तो एक k 0 मिल रहा है और यहाँ से k 6 आ रहा है। देखो k की एक वैल्यू और आ गई, अगर आप यहाँ पे k कैंसिल कर देते ना फिर गड़बड़ हो जाता है, तो k की वैल्यू 0 आपकी निकलनी नहीं थी, हो सकता है 0 ही आंसर हो, वो तो अभी हमने चेक करना है ना कौन सा नंबर हमें इन्फिनाइट देगा, लेकिन आपको पॉसिबल वैल्यूज सारी निकालनी ही होती हैं एग्जाम में, ध्यान रखिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कीजिए, इट इज़ के स्केयर 12k एंड इट इज़ 36, तो इट इज़ के स्केयर माइनस 12k प्लस 36, तो मेरे बच्चे ये आइडेंटिटी ही बन गई है k माइनस 6 का होल स्केयर, ठीक है। अगर आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ना, वैसे भी कर सकते हो, k माइनस 6 दो फैक्टर आएंगे, तो यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी दी गई है a स्केयर प्लस बी स्केयर, ये है माइनस 2ab, तो इट इज़ a माइनस बी का होल स्केयर, स्केयर 0 से कैंसिल कर सकते हो आप, इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया 6, तो भाई इधर भी 6 आ रहा है, इधर भी 6 आ रहा है, उधर भी 6 आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है 6 ही आंसर होगा। देखते हैं अभी मेरे बच्चे, आपकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं k की वो क्या क्या आई हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ k की, एक 0 आया, एक माइनस 6 आया, एक 6 आया। सबसे पहले 0 को चेक करो, चेक कैसे करना है मेरे बच्चे, ये जो आपने इक्वल लिया होता है ना, यहाँ पर यहाँ छुपा होता है k आपका, ये तीनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि आप इन्फिनाइट का केस कर रहे हो, ये तीनों बराबर आने चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू देखनी है। तो अगर मैं 0 लेता हूँ, यहाँ 0 डालता हूँ, तो 0/12 0 होता है, फिर 3/0, 3 डिवाइड में 0 नॉट डिफाइंड हो गया, यानी अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो पहले दो ही इक्वल नहीं आ रहे, तो 0 रिजेक्ट हो गया, 0 आपको इन्फिनाइट नहीं देगा। फिर ऐसे माइनस 6 चेक करो, यहाँ माइनस 6 पुट किया, जैसे आप माइनस 6 पुट करोगे -6/12 -1/2 आएगा, यहाँ पर -6 पुट करो, 3/-6 कैंसिल करोगे -1/2 आ जाएगा, ये दोनों अभी तक बराबर आ रहे हैं। तीसरे को भी देखना है, यहाँ डाल रहे हैं -6, जैसे आपने ये माइनस तो चलो कैंसिल है, यहाँ जैसे मैंने माइनस पुट किया -6 -3 सर -9, यहाँ -6 डाला -6, तो इसको कैंसिल करोगे तो -1/2 नहीं आएगा, तो -6 से भी ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये आपको चेक करना होता है, क्योंकि आप सारे आंसर लिख के आ जाओगे फिर यार गलत आ जाएगा, आधा नंबर 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो अभी जो लास्ट वैल्यू k की बच रही है वही हमारा सोल्यूशन होगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 6 डालते हो तो रेशो कितनी आ रही 1/2, ये रफ में कर रहा हूँ, अगर आप 6 डालते हो यहाँ पे रेशो कितनी आ रही 1/2, अगर यहाँ पे 6 डालते हो 6 में से 3 डिवाइड बाई 6 1/2, तो आगे ना तीनों बराबर, तो भाई 6 से तीनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओनली k इज इक्वल टू 6 गिव्स इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बस ये लिख दो सफिशिएंट है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो दूसरे दो ऑटोमेटिकली वो समझ गया कि रिजेक्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि बता दिया गया है ओनली k इक्वल टू 6 इज गिविंग व्हाट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो लगभग सभी क्वेश्चन इसी टाइप के मैंने रखे हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, बाकी काफ़ी सिंपल है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड k फॉर इनफिनाइट, सारे मैंने इनफिनाइट के रखे हैं, ये 4 5 6, तो इनफिनाइट की कंडीशन हमें पता है, अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर लूँगा मेरे बच्चे, k/6 इज इक्वल टू -1/-2 इज इक्वल टू 2/3, यही है ना इनफिनाइट मैनी की कंडीशन है। अब देखें ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन चलने देता हूँ, यहाँ 1/2 और यहाँ पे 2/3। अब इनफिनाइट की कंडीशन तो हमने लगा दी, इनको मैं इक्वल ले रहा हूँ, तो बच्चे जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस किया होता है कि सर फर्स्ट 2 का इक्वल लेना, वहाँ से k निकालो, नेक्स्ट 2 का इक्वल लेना, सर ऐसे कर लो। तो जब आप फर्स्ट 2 का इक्वल ले रहे हैं तो आप लिख रहे हैं k/6 इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर 6/2, तो k आ गया 3, तो आप 3 वैल्यू निकाल के छोड़ के आ जाओगे, यही आंसर आ गया। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप, कंडीशन क्या है, इनफिनाइट, तीनों बराबर आने चाहिए, तो भाई आप इन नेक्स्ट 2 को देखो ना, नेक्स्ट 2 को देखो, इसके पास तो k नहीं है, एग्जैक्ट फ्रैक्शंस है, ये 1/2 और ये 2/3, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो k को फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप k 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा 3 से, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, इस 2/3 को इनके इक्वल कैसे करोगे, कभी हो ही नहीं सकता। तो यहीं से हमें आइडिया मिल गया है, k की कैलकुलेशन हमने करनी नहीं है, 1/2 और 2/3 तो इक्वल ही नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है हेयर b1/b2
C1/C2 के इक्वल आ ही नहीं रहा, डायरेक्ट इक्वेशन से ही हमें ये पता चल रहा है। तो क्योंकि ये दोनों ही अनइक्वल आ रहे हैं तो फिर k का वैल्यू मैं कुछ भी लूं कभी भी ये बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर k तो है ही नहीं, इनको मैं बराबर कभी कर ही नहीं पाऊंगा k की वजह से। तो यहां पर आप सिंपली लिखोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट गिव्स व्हाट इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत छोटे होते हैं ये, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, सारे क्वेश्चन आपने नोट करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। आई होप इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्या सीखा इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये के वगैरह नहीं फाइंड करना है, यहीं पर बता देना ये दोनों अनइक्वल हैं, तीनों बराबर कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ के। चलिए नाउ देन क्वेश्चन नंबर 6, यहां भी इनफिनाइट की कंडीशन है। तो हेयर यू राइट 2 डिवाइड बाय k प्लस 2, 3/6, 4/3k प्लस 2। तो इसके पास तो k है नहीं, फर्स्ट 2 के को ले लो, फिर नेक्स्ट 2 को ले लो, इसको और इसको लेना है तो उसको भी ले सकते हो। तो पॉसिबल वैल्यूज आप निकाल दीजिए। तो कैलकुलेशन करनी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, सिंपल है। तो देखें यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी। तो आई एम राइटिंग हेयर फर्स्ट 2 इक्वल, तो वो आपके पास बन जाएगा 2/k प्लस 2, इसको कैंसिल कर रहा हूँ मैं, 3/6 हो जाएगा 1/2 फर्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2 ले रहा हूँ 1/2, 4/3k प्लस 2। पहले इनको कर लेता हूँ, जो तीसरी पॉसिबिलिटीज़ है फर्स्ट और लास्ट को लेना वो भी लेके देख लेते हैं कि क्या बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई k प्लस 2 इज इक्वल टू 4, हेयर k इज इक्वल टू 4 - 2 इज 2, k यहाँ से 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 3k इज इक्वल टू 8 - 2 दैट इज 6, k इज इक्वल टू 6/3 दैट इज 2। दोनों से k 2 ही आ रहा अभी तक। अब फर्स्ट और लास्ट को भी लेके देखो। नाउ भाई देखो, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो एक ही क्वेश्चन आना है, सिंगल, ऐसा थोड़े कि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो जब क्वेश्चन एक ही आना है तो उसको पूरा डिटेल में करो ना, कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़नी नहीं है, हर तरफ से k निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6k प्लस 4, 4k प्लस 8, 6k ये -4k, 8 4 उधर चला गया, 6 में से 4 सर इट इज़ 2k, सर ये 4k कितना आ गया 2। तो हर तरफ से k हमारा 2 ही आ रहा है। और आपको ये चेक भी कर लेना है क्या k जो 2 हम निकाल रहे हैं ये k इन तीनों को इक्वल भी कर रहा है, जहाँ इस टाइप का ही हो गया, देयर इज नो वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अब तो समझ आ गया ना, हर बार आपको चेक करना ही है कि तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जैसे k2 आया तो चेक कर लेते हैं, यहाँ k2 डालूंगा 2/4 बनेगा, ठीक है, दैट इज 1/2। ये तो ऑलरेडी 1/2 है। तीसरा क्या है, यहाँ पर 2 डालेंगे, 3 2 6, 6 and 2 8, 4/8 इज 1/2, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो ये रफ वर्क है, हमने चेक कर लिया 2 से हमारा आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 2 ही है। तो फॉर k इक्वल टू 2 इट विल गिव इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख लेनी, ठीक है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है, बट इसमें अभी एक सिंगल k नहीं फाइंड करना है। देयर आर 2 अननोन क्वांटिटीज a एंड b, ठीक है। 2 अननोन क्वांटिटीज को आपको फाइंड करना है, कंडीशन आपकी इनफिनाइट की ही चल रही है, बहुत सिंपल है ये भी। कंडीशंस आपको पता है, फॉर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एग्जाम में पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, a1/a2 क्या है वो सब लिखना है, फिर आपने वैल्यूज डालनी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/4 हो गया a1/a2, यहाँ पर आ गया माइनस ऑफ a - 4 माइनस ऑफ a - 1, ये हो गया b1/b2, और ये जो पूरे नंबर है ये c1 c2 है, 2b + 1 एंड 5b - 1, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इससे पहले 2 स्टेप लिखने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंडीशन दिखानी है, उसके बाद ये नंबर पुट करने। हो गया। अब आप यहाँ से a और b को ढूंढने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। पहला तो ये सिंप्लीफिकेशन से कांस्टेंट ही बन गया 1/2, फ्रैक्शन बन गई छोटी सी, a इसमें है नहीं, इसका माइनस कैंसिल, a - 4 a - 1, इसका आ गया 2b + 1 एंड हेयर 5b - 1। मेरे बच्चे इसके पास a भी है ही नहीं, तो इसको फर्स्ट वाले को सेकंड, फिर फर्स्ट वाले को लास्ट, केवल 2 इक्वेशंस यहाँ पर बनने वाली मेरे बच्चे। 1/2 को इसके इक्वल ले लिया और दूसरा फिर 1/2 को इसके इक्वल ले लिया, ठीक है। अब आप थर्ड वाला भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं।
और इन दोनों को लेने से ए बी में कोई इक्वेशन ही बन जाएगी आपकी, जैसे अब यहाँ से बनेगी ऐसे ही कोई इक्वेशन बन जाएगी और ये सेम ही होती है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर 2a - a, ठीक है, और यहाँ पर आ गया a-1, सिंप्लीफाई करो, यहाँ से तो a डायरेक्ट ही बन रहा है, ठीक है, रिलेशन तो बना नहीं, ये आ गया a-1 + 8, इट इज़ a7, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। ऐसा लग रहा था ए बी में इक्वेशन बनेगी, नहीं बनी, ये तो डायरेक्ट आ गई, तो प्योरली ए में है। अब यहाँ पे दूसरे से b आ जाएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 5b - 1, यहाँ पर आ गया 4b + 2, ठीक है, देन 5b - 4b 2 + 1। अरे ये तो बहुत सिंपल आ गया क्वेश्चन है, मज़े से निकल गया। ए आपका 7 और बी आपका 3। अगर आप इसको और इसको लेंगे तो ए और बी में एक इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को ये दोनों नंबर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेंथी हो जाएगा, इनसे ही हमारी बात बन गई है, ए और बी हमारे पास आ गई। इन दोनों को इक्वेट करने से ए बी नहीं निकलेगा, तो इसलिए मत करो इक्वेट, क्योंकि सामने दिख रहा है ये ए में है, ये बी में, इक्वेशन तो बनी ए बी में, तो निकलेगा कुछ भी नहीं वहाँ से। तो इसको इसके और इसको इसके इक्वल लिया, वहीं से हमारा ए और बी आ गया है, दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है ना, बहुत सिंपल है ये तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये नो सोल्यूशन की कंडीशन आ गई, नो सोल्यूशन, पहले चल रहे थे इन्फिनाइट, अब आ गया नो सोल्यूशन। तो क्या है कंडीशन नो सोल्यूशन की? फर्स्ट टू इक्वल, तीसरा वाला इक्वल नहीं लेना है। कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर नो सोल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मेरे बच्चे बस डालो वैल्यूज, व्हाट इज a1 3, a2 2k-1, b1 1, ठीक है, ये है y का कोएफिशिएंट 1, b2 यहाँ y का कोएफिशिएंट k-1, नॉट इक्वल टू c1, c1 कौन है 1, c2 कौन है, ये पूरा कांस्टेंट, दैट्स ऑल। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू के इक्वल लो, नेक्स्ट टू को लो, इसको नॉट इक्वल लो, जितनी वैल्यूज निकलती है के की निकालो। तो अभी मैं फर्स्ट टू के इक्वल ले रहा हूँ, तो नो में वैसे फर्स्ट टू में अगर के है तो उसी से बात बन जाती है, नॉट इक्वल का केस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप दिखा भी देते हैं तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं, एग्जामिनर और खुश हो जाता है, इसने ये भी बताया कि के क्या नहीं लेना है। ये तो आप बताओगे कि के क्या लेना है, यहाँ से आप ये बताओगे के क्या नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 3k-3 इट इज़ 2k-1, 3k ये 2k इधर आ गया -1, ये हो गया +3, इसको सिंप्लीफाई किया k यहाँ पर आ गया 2। तो फॉर नो सोल्यूशन k 2 होना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर k क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आपको नो सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ में इस कंडीशन को देखो, अभी 2k+1, ठीक है, 2k+1 नॉट इक्वल टू k-1, 2k ये k इधर आ गया -k नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पर आ गया k नॉट इक्वल टू -2। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आप 2 लो, नो सोल्यूशन आ जाएगा, k का वैल्यू निकाल दिया। ये क्या बता रहा है कि भाई -2 मत लेना अगर आप -2 लोगे तो ये इनफाइनाइट, ये नो सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। तो आप दोनों कंडीशन निकाल के आया करो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं आप, फॉर k इज इक्वल टू 2 इट विल गिव नो सोल्यूशन, ठीक है। आल्सो k नॉट इक्वल टू -2, एंड में पूरा आपने ये लेके आना। मैं बता भी देता हूँ, अगर आप -2 लोगे तो क्या होगा, उसने बोला ना नहीं लेना, तो अगर लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नो सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा। देखो आप -2 लेके देखो इधर, इफ़ आई टेक -2, देखो करते यहाँ रफ में, -2 लिया ना, यहाँ 2 2 ज़ा 4, माइनस का -5, तो ये आया -5, यहाँ ले रहा हूँ -2, ये आ गया 1/-2 लिया ना यहाँ -2, तो ये बन गया -3, तो पहले ही 2 अनइक्वल आ गई। इसका मतलब अगर मैं -2 लूँ तो ये यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा, तो इसलिए उसने क्लियर बोल दिया -2 नहीं लेना है। तो मेरे बच्चे ये पूरा ऐसे लिख के आया करो एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी नो सोल्यूशन की कंडीशन पर है। वी हैव टू फाइंड k फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की कंडीशन अभी आपने देखी, बस वो कंडीशन आपने लिखनी है यहाँ सब कुछ। यहाँ मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3k+1 डिवाइड बाई k²+1, ये मैं लिख लिया a1/a2। इसके बाद y के कोएफिशिएंट 3/k-2, b1/b2, फिर कांस्टेंट टर्म -2/-5,
5 C1/C2। ठीक है, यहाँ पे करना है नॉट इक्वल, क्योंकि नो सोल्यूशन की कंडीशन चल रही है। मेरे बच्चे अब वही जो मैंने अभी आपको समझाया, फर्स्ट टू के इक्वल लो। ठीक है, यहाँ से के इक्वल कुछ निकलेगा और नेक्स्ट टू को एंड नेक्स्ट टू को आप लेंगे तो ये कुछ नॉट इक्वल बताएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो मेरे बच्चे ये हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। 3k² + 3 इज़ इक्वल टू 3k + 1 k - 2 से इंटू हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, कर दिए सिंप्लीफाई। 3k² + 3 इट इज़ 3k² - 3k + k एंड -2। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सारी टर्म एक तरफ ले जाओ तो आपको कुछ जादू मंत्र यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ तो बात ही बन गई है। मेरे बच्चे 3k² हमारा कैंसिल हो चुका है, 3k² 3² हमारा कैंसिल हो चुका है, और बाकी टर्म देख लो। 3k में से k गया, इट इज़ 2k, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, तो ये बना आपका 5। तो अगर आप यहाँ से k को देखेंगे तो इट इज़ -5/2। तो ये कंडीशन क्या बोल रही है, हमारा जो k है -5/2 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये जो ले रखी है, इधर से कुछ नॉट इक्वल बताएगा हमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट इज़ -2k एंड +2 नॉट इक्वल -15, -2k नॉट इक्वल -15 -2k नॉट इक्वल -17, सो k इज़ नॉट इक्वल 17/2। बस ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ लिख के आनी कि सर k इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए। अगर ये लोगे तो वो नो सोल्यूशन नहीं आएगा, और अगर ये लोगे तो नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द 10th क्वेश्चन इनफाइनाइट पे है ये। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस बनेंगी जिन्हें आप सॉल्व करोगे, उससे आपका ए भी आएगा। कंडीशन पता चल गई इनफाइनाइट की, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। 2/a - b इज इक्वल टू 3/a + b इज इक्वल टू 7/3a + b - 2। ये हमारा a1/a2, ये हमारा हो गया b1/b2, ये कांस्टेंट है पूरा c1/c2। अब देखो फर्स्ट टू का इक्वल ले रहा हूँ, 2/a - b 3/a + b। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट टू को इक्वल ले रहा हूँ, 3/a + b 7/3a + b - 2। तो यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी दो a और b में, तो देखते हैं कैसी बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 3a - 3b, पहले इसको अब इसको, इट इज़ 2a + 2b। सिंप्लीफिकेशन, 3a की तरफ a ले जाइए, 2b की तरफ b ले जाइए, यहाँ पर आ गया हमारे पास a, यहाँ पर आ गया 5b। तो मेरे बच्चे यहाँ से a या b की डायरेक्ट कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई है, एक रिलेशन बन गया a और b के बीच में, यानी एक इक्वेशन बन गई है। दूसरा क्या, ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7a + 7b, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 3 = 9a + 3b - 6। सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे 0 रखता हूँ, ये दोनों टर्म उधर ले जाता हूँ। 9a के पास 7a आ जाएगा, 3b के पास 7b चला जाएगा, और -6 एज इट इज़। मेरे बच्चे यहाँ पे 0 है, 9 में से 7 सर इट इज़ 2a, 3b में से 7 सर इट इज़ -4b -6। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू आ रखा है वो यहाँ डाल दो, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे। तो पुट फर्स्ट इन सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड से आपके पास आ जाएगा 2a, का वैल्यू कितना था 5b, तो यहाँ हमने b पुट कर दिया, 4b - 6, तो b यहाँ से निकलने वाला है, इट इज़ 10b - 4b - 6 0। चलो 6 इधर ले आते हैं, प्लस का हो गया, 10 में से 4 सर ये आ गया 6b, 6 कट गया सर b1, आराम से आ गया। अब ये जो b1 आ गया इसको आप फर्स्ट में पुट कर दो। जैसे आप फर्स्ट में पुट करोगे तो आपको a कितना मिल रहा है सर जी 5, दैट्स ऑल। दीज आर द टू वैल्यूज़, यानी a का 5 और b 1। अगर ये आप a 5 और b 1 लेंगे तो ये तीनों इक्वल आएंगे, यानी इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलेगा अगर a 5 होगा और b 1 होगा। तो लास्ट में ये थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेना, फॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 वी विल गेट इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर। ठीक है, तो मेरे बच्चे नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि जो हमने अभी 10 क्वेश्चंस किए हैं उसमें लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आप वो 10 क्वेश्चन अच्छे से
कर लेते हो, समझ में आ गए, तो भाई ये 3 क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आई होप आप इनको भी कर लोगे। बहुत सिंपल है ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको ए और बी को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, लेकिन किस कंडीशन पर? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पर। फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस फाइंड ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहां पर आपको जो फाइंड करना है दैट इज अल्फा। फाइंड अल्फा, जैसे के ए बी, अब अल्फा रख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना अगर अल्फा आ गया। फाइंड अल्फा, बट कंडीशन कौन सी है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन पे आपको अल्फा को ढूंढना है, ठीक है। एंड द क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको के फाइंड करना है और कंडीशन कौन सी? यूनिक सोल्यूशन की। यानी 3 बेसिक क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में करवाए, 3 आप समझ लो, नेक्स्ट 3 बेसिक वाले, लास्ट 3 बेसिक वाले, ठीक है। तो ये थे बच्चे 13 क्वेश्चंस, इनको कॉपी पे नोट कर लो, प्रैक्टिस करो 2-3 बार। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया तो जो क्वेश्चन मैंने 13 आपको बताए हैं इसी टाइप का आएगा। अगर ये आते हैं तो बोर्ड वाला क्वेश्चन भी आप एकदम करके आएंगे। ओके डियर, तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।